चाइना में अभी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये आप सबको पता होगा। पर क्या आप जानते हैं कि चाइना में कम्युनिज्म की शुरुआत कैसे हुई? हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अनकवर, सो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन। यूके के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। हम शुरुआत मिडेवल चाइना यानी मध्यकालीन चीन से करते हैं। 7th सेंचुरी के आसपास चाइना में तांग डायनेस्टी या तांग साम्राज्य का राज था। फिर तांग डायनेस्टी को हटाकर सुंग डायनेस्टी ने चाइना पर 300 सालों तक शासन किया। फिर मंगोल्स आए, उनके बाद मिंग डायनेस्टी ने अगले 300 सालों तक दबदबा बनाए रखा। साल 1664 से चाइना मांचुस के शासन में था, जो 1911 तक चला। अब हम चाइनीज़ रेवोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि यही रेवोल्यूशन आगे जाकर चाइना का भविष्य बदल देता है। अक्टूबर 1911 में सुन यात सेन के निर्देश में चाइना में क्रांति आई, जिसने मांचुस के शासन को खत्म कर दिया। मांचुस के शासन खत्म होने पर कई सेना के जनरल्स ने अलग अलग प्रांतों पर अपना कब्जा जमा लिया। 1916 से 1918 के इस समय को वॉरलॉर्ड एरा इसी कारण से कहा जाता है। सुन यात सेन की पार्टी केएमटी, कोमिनतांग इन जनरल्स को रोकने की कोशिश करती है, परंतु यह कोशिश पूरी तरह से सफल नहीं रहती। इसी बीच 1921 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होती है। शुरुआती दिनों में यह पार्टी केएमटी के साथ मिलकर वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ संघर्ष करती रहती है। कम्युनिस्ट पार्टी का पहला जनरल चेन को चुना जाता है। इस पार्टी को सोवियत गवर्नमेंट का समर्थन भी था, क्योंकि सोवियत गवर्नमेंट एंटी कम्युनिस्ट विचारधारा से लड़ना चाहती थी, जो कि जापान की तरफ से फैलाया जा रहा था। 1925 में केएमटी लीडर सुन यात सेन की डेथ हो जाती है। फिर चियांग काई शेक को केएमटी का नया लीडर चुना जाता है। आप इस नाम को ध्यान में रखिए, क्योंकि यह नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे केएमटी चाइना पर अच्छा कंट्रोल बना लेती है और सीसीपी को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगती है। चियांग को वेस्टर्न कंट्रीज़ खासकर यूएसए का अच्छा सपोर्ट था। यह बात उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा रही थी। अप्रैल 1927 में चियांग और सीसीपी दोनों युद्ध के लिए तैयार थे। अपनी पार्टी केएमटी को इग्नोर करके चियांग शंघाई पर अटैक कर देता है, जिसमें 5000 कम्युनिस्ट्स मारे जाते हैं। चियांग के समर्थक ली जाओ जैसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर को मार डालते हैं। विरोध में पेजेंट मूवमेंट, जो सीसीपी द्वारा कंट्रोल था, वायलेंट हो जाता है। वे ये दे हुई, जो कि केएमटी के समर्थक थे, उन्हें मार देते हैं। केएमटी जनरल ही जियान कई सौ पेजेंट मिलिशियामैन, यानी कि वे किसान जिन्होंने सीसीपी की ओर से बंदूकें उठाई थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। सीसीपी के समर्थक 25,000 से घटकर 10,000 तक सीमित रह जाते हैं। 15 जुलाई 1927 को केएमटी ऑफिशियली सीसीपी को पार्टी से अलग कर देता है। तब सीसीपी अपनी रेड आर्मी की स्थापना करता है, ताकि वह केएमटी से टक्कर ले सके। इसके बाद काफ़ी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें नानचंग अपराइजिंग पॉपुलर है। माओ जेडोंग, ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान में रखें। तो जब माओ को रेड आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है, तब वो केएमटी अधिकृत शहर पर अटैक करने का प्लान बनाता है, जिसमें वह असफल होकर जिंगांग माउंटेन पर जाकर छिप जाता है। इस हार के बाद सीसीपी अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर्स में बदलाव करती है, जिससे कुछ लोगों के हाथ में पावर का केंद्र यानी सेंटर बन जाता है। पोलित ब्यूरो की स्थापना होती है। यह एक कमेटी है जो कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। आप इसे पावर हाउस ऑफ सीसीपी भी कह सकते हैं। साथ ही पार्टी लीडर चेन को निकाल दिया जाता है। ली लिसान अगला लीडर बनता है, पर उसकी लीडरशिप में कम्युनिस्ट पार्टी खराब से बदतर सिचुएशन में पहुंच जाती है। 1935 में माओ को पोलित ब्यूरो का सदस्य बना लिया जाता है और वह पार्टी का इनफॉर्मल मिलिट्री लीडर भी बन जाता है। झाऊ और जैंग पार्टी के हेड के तौर पर काम करते हैं, पर असली कमान माओ के हाथ में रहती है। इसके बाद चाइना पर जापान का हमला होता है, जिससे लड़ने के लिए सीसीपी और केएमटी को आपस में हाथ मिलाना पड़ता है। सीसीपी इस मौके का फ़ायदा उठाकर केएमटी के खिलाफ अपने वॉर बेसिस को तैयार करने लगती है। 1945 में माओ सेडोंग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन बन जाता है। फिर अगले कुछ सालों में चाइना के पॉलिटिक्स में काफ़ी फेरबदल होता है। इसके 4 स्टेजेस हैं। पहला, अगस्त 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर देता है और चाइना से पीछे हट जाता है। सीसीपी और केएमटी के बीच हुई पीस टॉक यानी शांति वार्ता खत्म हो जाती है।
केएमटी को यूएसए का सपोर्ट मिलता रहता है। केएमटी की सेना सीसीपी की सेना से 3 गुना बड़ी भी होती है, पर करप्शन के कारण उन्हें लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। वहीं इसी बीच सीसीपी केएमटी के अधिकृत मांचूरिया पर आक्रमण कर देती है। दूसरा स्टेज जुलाई 1946 से जून 1947 तक। केएमटी सीसीपी के हेडक्वार्टर यनान पर कब्जा कर लेता है। सीसीपी वहीं स्टूडेंट्स और पढ़े लिखे लोगों के बीच विद्रोह के बीज बो देता है। केएमटी बड़े ब्रूटल तरीके से उन प्रोटेस्ट को रोकती है। इन सब के कारण केएमटी कमज़ोर पड़ने लगती है। साथ ही केएमटी लीडर चियांग की मनमानी के कारण पार्टी का सूर्य अस्त होता दिखाई पड़ने लगता है। तीसरा स्टेज जुलाई 1947 से अगस्त 1948 तक। सीसीपी केएमटी को चुनौती देने लगता है। केएमटी के अपने सैनिक मिलिट्री फोर्सेस को छोड़ने लगते हैं। 30 लाख की सेना में से केवल 10 लाख की सेना रह जाती है। उधर सीसीपी केएमटी को मांचूरिया से साफ कर देता है। चौथा स्टेज सितंबर 1948 से दिसंबर 1949 तक। सीसीपी पूरी तरह से केएमटी को ख़त्म कर देती है। 1 अक्टूबर 1949 को माओ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करता है और इसके साथ चाइनीज सिविल वॉर का अंत होता है। 1954 माओ के शासनकाल में चाइना की सारी कोलिशन पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ चाइना में वन पार्टी सिस्टम की शुरुआत हुई। इस वन पार्टी सिस्टम के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी ने 5.5 लाख विरोधी लोगों को ख़त्म करवा दिया। गलत नीतियों के चलते चाइना में विश्व का सबसे बड़ा फेमीन आया, जिसमें 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग भूख से मारे गए। आज के समय में भी कम्युनिस्ट पार्टी देश पर अपना कंट्रोल बढ़ाई जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर शी जिनपिंग ने सोशल मीडिया पर हैवी बैन लगा रखा है। इंटरनेशनल न्यूज़ फीड कनेक्टिविटी को रोका जा रहा है। साथ ही अपनी सत्ता बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से भी छेड़खानी की जा रही है। इस तरह चाइना में कम्युनिज्म का उद्भव हुआ, जो आज तक चाइना में कायम है। वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का जवाब आपकी स्क्रीन पर है। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एज वेल, कमेंट डाउन। टिल देन, गुड बाय।